दोस्तों, आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। लेकिन लगता है कि बाकी चीजों की तरह इस कहावत के दिन भी हो चुके, क्योंकि एनडीटीवी में हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह कहा गया कि भारतीय युवा जितना ज्यादा हाईली एजुकेटेड है उसके उतने ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के आधार पर। ये रिपोर्ट भारत के अंदर बेरोजगारी की स्थिति पर एक गंभीर चर्चा करती है। इस रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाली बातें कही गई है। जैसे इसमें एक डाटा बताया गया है कि 2000 में यदि भारत के सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले युवाओं के बीच में लगभग 35% बेरोजगारी की दर देखी गई, तो वहीं 2022 में सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले यूथ के बीच में जो बेरोजगारी की दर थी वो 65% थी। यानी कि 2000 में शायद पढ़ लिख कर नवाब बनने का सपना पूरा हो सकता था, लेकिन 2022 में ये स्थिति नहीं दिखाई देती है। आइए ग्राफ पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अडल्ट लोगों के बीच में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बताया गया है। इसी तरीके से यूथ में बेरोजगारी दर कहीं ज्यादा है। इसी तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन के बीच में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और वही ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके बीच में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा हाई है। कुछ ऐसी स्थिति 2022 और ऐसी स्थिति 2023 की हमें दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पे सवाल पूछना चाहिए कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे पढ़े लिखे युवाओं को अपने मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि कहिए कि नौकरी मिल ही नहीं रही है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है इसमें कुछ कॉजेस पर बात की गई है। जैसे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करने के बावजूद इतनी ज्यादा जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि हर साल कॉलेज से पास आउट होने वाले युवाओं को नौकरी दी जा सके। दूसरा कारण ये बताया गया है कि भारत का जो जॉब मार्केट है वो अभी भी 90% से ज्यादा इनफॉर्मल है। यानी कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और धीरे धीरे भारत की जॉब मार्केट के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि परमानेंट नौकरी नहीं दी जा रही है। कंपनीज या फिर इंडस्ट्री या जो फैक्ट्री है वो आपको 6 महीने या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। लेकिन 6 महीने और 2 साल के बाद क्या, इस भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कमी भारत की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि आईएलओ की रिपोर्ट युवाओं के स्किल्स पर भी क्वेश्चन उठाती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारतीय युवाओं का जो स्किल सेट है वो आज के जॉब मार्केट की जो जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आईएलओ ने दिए हैं डेटा के साथ। 70% इंडियन यूथ ऐसा है जो आज भी एक ईमेल में किसी फाइल को अटैच करके कैसे भेजते हैं ये नहीं जानता है। लगभग 65% इंडियन यंगस्टर्स को ये नहीं पता है कि एक फाइल को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। 90% से ज्यादा लोगों को एक्सेल शीट में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना नहीं आता है। और ये ऐसा स्किल सेट है कि अगर आपको एक फॉर्मल सेक्टर में एक हाई पे वाली जॉब चाहिए तो आपको आना चाहिए। अब देखिए, ये कुछ डेटा के बाद भारत की स्थिति पर बात करते हैं। तो आप देखेंगे ऐसा यूथ यानी कि ऐसे यंग लोग जो ना तो किसी रोजगार में हैं, ना ही वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही किसी ट्रेनिंग में हैं, आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप 2000 का ये आंकड़ा यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो यूथ है, ना तो वो क्या है आपका 2000 में, ना तो वो एजुकेशन में ही इन्वॉल्व था लगभग 8%, ना ही वो बेसिकली किसी तरह की आप देखोगे ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था, राइट है, ना ही आप देखोगे कि वो किसी प्रकार की जो है एक तरीके से एजुकेशन में इन्वॉल्व है, करेक्ट है। तो आप देखोगे कि ये जो डाटा है ये आपको सबसे ज्यादा दिखाई देता है 2019 का। 2019 में लगभग 12.5% जो आपके मेल युवा थे वो इन तीनों में से किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं थे। वहीं आप देखोगे कि फीमेल ऐसी लगभग 55% थी जो ना पढ़ रही है, ना ट्रेनिंग कर रही है और ना ही जॉब कर रही है, करेक्ट है। हालांकि 2000 जब आप 22 की स्थिति देखते हो तो थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलता है 2019 के कंपैरिजन में। और 2019 का डाटा ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर कोविड था,
तो उस टाइम पर वैसे भी लोग कुछ नहीं ही कर रहे थे। इसके अलावा आप ये देखोगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो किस तरीके से धीरे धीरे खराब होता चला गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो कामकाजी जनसंख्या है, यानी कि जो काम करने लायक आपकी जो कार्यशील जनसंख्या है, जिसको करीब 15-16 साल से लेकर 65 साल की उम्र का माना जाता है, उसमें से कितने परसेंटेज लोग नौकरी में हैं और कितने परसेंटेज लोग नौकरी चाहते हैं बट उनके पास है नहीं। तो आप देखोगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका 2019 में काफी ज्यादा खराब था। 2002 के बाद से ये लगातार खराब हुआ है। 22 में स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ये आप मेल फीमेल और जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया है दोनों की स्थिति में देख सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि हमारे साहब लोग क्या कह रहे हैं, है ना। तो अभी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनसे इसी आईएलओ की रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, देखिए सरकार सारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है, ठीक है जी। तो जो वी नागेश्वर जी हैं उन्होंने मार्च 27 को ये स्टेटमेंट दिया कि बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिस पर शायद बात करना आसान है लेकिन इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखिए जब भी आपका शरीर बीमार पड़ता है तो आप अपने शरीर की बात न सुनकर डॉक्टर जो आपको कहता है उसको करते हैं। इसी तरीके से जो युवा हैं उनको भी खुद से एफर्ट करने चाहिए अपने स्किल सेट को दुरुस्त करने पर, या फिर खुद से एफर्ट करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा नौकरी हासिल करने को लेकर। तो सवाल उठता है कि बेसिकली हमारे जो युवा हैं उनका क्या कहना है, क्या वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में एक सर्वे हुआ और सर्वे में उनसे एक सवाल पूछा गया कि पिछले 2 सालों में आपके लिए नौकरी ढूंढना, है ना, कितना आसान रहा है कि अगर आप नौकरी ढूंढने जाएं तो कैसा आपको लगता है। 4 पैरामीटर्स पे जवाब देना था। लगभग 25% युवाओं को लगता है कि पिछले 2 सालों में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल रहा है। लगभग 55 लोग कहते हैं कि ये डिफिकल्ट था और लगभग आपके 16% लोग या 3% लोग ऐसे जिनको इजी या वेरी इजी लगा है। तो युवा खुद से ये कह रहा है कि जॉब ढूंढना ही मुश्किल हो गया है। अब सरकारी डेटा क्या कहता है ये देखते हैं। तो अगर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार अपना डेटा भी निकालती है, राइट है। तो एक हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एनुअल रिपोर्ट आती है और 2022-23 की जो रिपोर्ट आई थी वो कह रही थी भाई इंक्रीजिंग सिनेरियो एक देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा हम चीजें कर रहे हैं। किस बेस पे कह रही है, उन्होंने कहा अगर हम भारत में बात करें तो 2017-18 में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था वहीं 22-23 में ये कम होकर 3.2% हो गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर आप देखोगे तो ग्रामीण एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर 2017-18 में जहां लगभग 5.25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 22-23 में लगभग 2.4 पहुंच गया था। और उसी तरीके से अर्बन एरिया में जहां 17-18 में अनएम्प्लॉयमेंट 7.7% था वो 22-23 में 5.4% रह गया है। तो सरकार तो कहती है कि भाई डाटा ठीक दिख रहा है, युवा कहते हैं कि जॉब मिलनी मुश्किल है, आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है ना। तो इसमें से सच्चाई क्या है, देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये सवाल उठता ही है कि ग्रोथ होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, राइट। और साथ में भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखकर ये कोशिश करना कि सारी समस्याओं का समाधान सरकार कर दे कि वो भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये बात करना कि युवा अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं पार्शियली झूठ है। क्यों झूठ है, क्योंकि युवाओं का स्किल सेट निकल कर आता है एजुकेशन सिस्टम से और हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टाफिकेशन पर ज्यादा ध्यान होता है ना कि स्किल्स को डेवलप करने पर। जैसे बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर स्किल्स बच्चों को देने के लिए सरकार ने कंप्यूटर सेंटर तो खुलवा दिए हैं, लेकिन उन स्कूल्स में उन कंप्यूटर सेंटर्स पे एक ताला लगा दिया जाता है, बच्चों को एंटर भी नहीं करने दिया जाता। शायद इसीलिए 65% से ज्यादा युवा ऐसे हैं कि फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि एक सबसे बेसिक कंप्यूटर स्किल है आपकी। तो समस्याएं हर जगह है और इस पर एक 360 डिग्री एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है। अब आइए, तब से हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी होती क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ काम ना होना बेरोजगारी नहीं होती।
दो केस होते हैं, जॉबलेस होना और एक अनएम्प्लॉय होना। यहाँ पे देखिए कोई जॉबलेस है, इसका मतलब उस पे जॉब नहीं है लेकिन उसको जॉब की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल शायद जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना तो वो अनएम्प्लॉयड है ना ही वो एम्प्लॉयड है, वो जॉबलेस है, फिलहाल वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जॉब की चिंता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन जॉब चाहता भी है, वो मार्केट में ये बेसिकली मैसेज दे रहा है कि मुझे जॉब करनी है, वो उस जॉब के लिए अवेलेबल भी है, लेकिन फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, ना तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना ही किसी और ने उसको नौकरी दी है। इसी कंडीशंस को लेकर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की एक डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ जॉब चाहना और उसके लिए अवेलेबल होना लेकिन फिर भी जॉब ना मिलना, यही बेरोजगारी की डेफिनेशन नहीं है। अगर आपका स्किल सेट कुछ और है लेकिन उसके कंपैरिजन में आप शायद बहुत ही लो स्किल का कोई काम कर रहे हैं, या जितना टाइम आप काम कर सकते थे उतना टाइम आप काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है। जैसे जो 2023 का थोड़ा बहुत डाटा इंप्रूव हमें दिखाई दे रहा है कि रोजगार जो है ठीक हो रहा है भारत में, इसके पीछे कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि शायद ज्यादातर लोग अपने स्किल सेट से निचले दर्जे की जो नौकरियां हैं उनमें लगे हुए हैं। इसलिए आपको डेटा तो ठीक दिख रहा है पर ये एम्प्लॉयमेंट को लेकर सही डेफिनेशन नहीं है, यानी कि लोगों को वास्तविक नौकरियां तो नहीं मिल रही है। तो देखिए हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये कैसे पता करेंगे? तो जितने भी आपके अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए टोटल लेबर फोर्स से, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ जाएगा। अब ये इतना जो मैथमेटिकल काम है ये कौन करता है? तो एनएसओ करता है, सरकार की अपनी एक संस्था है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनका ये काम है भाई ऑफिशियली आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो चेक करना है। तो टाइम टू टाइम ये जो है कुछ सर्वे कंडक्ट कराते रहते हैं और 2017 से इसी पर्पस के लिए पीएलएफएस यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है शुरू किया गया था, जिसके अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर देखते हैं। जैसे हमारी टोटल जनसंख्या के अंदर वर्कर्स कितने हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कमाने वाले लोग कितने हैं और कमाने वालों पर निर्भर लोग कितने हैं। दूसरा, हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पता चल जाता है कि हमारे पास लेबर फोर्स कितनी है, यानी कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग उस काम करने के लिए इच्छुक है। साथ में हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चल जाता है कि भाई कितने लोग जो है बेरोजगार आज के टाइम पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो बेरोजगारी की एक बेसिक डेफिनेशन हुई, लेकिन बेरोजगारी कोई एक प्रकार की नहीं होती है, बेरोजगारी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर बात करें एटलीस्ट सर्विस सेक्टर एक बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन इतनी जॉब जनरेशन वहां पर नहीं हो रही है। एक होता है आपका बेसिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपको पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ऊपर या नीचे एक साइकिल की तरह जाती रहती है, कभी पीक देखने को मिलता है, कभी आपको एक डाउनवर्ड जो है ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। तो इसी के अनुसार लोगों को ज्यादा हायर या फायर भी किया जाता है। तीसरे तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है सीजनल। ये आपको एग्रीकल्चर में या फिर टूरिज्म के सेक्टर में देखने के लिए मिल जाएगी कि एक सीजन पे जॉब है दूसरे सीजन पर नहीं है। इसका अगला टाइप होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि तकनीकी रूप से इतने ज्यादा चेंजेस हो गए हैं कि जो बेसिकली कंपनीज हैं है ना, उनको टेक्नोलॉजी के द्वारा ही अपनी जो बहुत सारे टास्क थे वो करने की फैसिलिटी मिल गई है, तो उतने ही कम लोग उनको हायर करने पड़ रहे हैं। एक आपको अगला टाइप मिलेगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी एक जॉब छोड़कर दूसरी नई जॉब की तलाश कर रहा है तो उस बीच में वो जितनी देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी जो स्किल्स हैं जितना आप काम कर सकते हो शायद आप उतना नहीं कर रहे हो। और लास्ट है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, आप बेरोजगार तो हो बट आपको ये पता नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक खेत में एक पूरी फैमिली लगी हुई है और जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि 1500 क्विंटल जो है अनाज वो उपजा रहे हैं और टोटल 7 लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग भी काम करेंगे तब भी 1500 क्विंटल अनाज वो उपजा लेंगे, तो बाकी के जो 3 है वो छुपे हुए बेरोजगार हैं। वो बेरोजगार हैं, उनको पता नहीं है, आप हैं आपको पता नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि कितनी तरह के टाइप्स होते हैं।
भारत के अंदर कौन कौन से मेजर कॉज हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार है? सबसे पहला पॉपुलेशन का साइज, भाई इतनी ज्यादा जनसंख्या है, कहां तक नौकरी दे सबको। दूसरा स्किल का मिसमैच, मार्केट क्या चाहता है, आपको आता क्या है, ये मैच ही नहीं होता। आज भी लोग टैली जो है जाकर सेंटर्स पर सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीएसटी को लेकर अलग तरीके से चीजें होने लगी, अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम ही बदल गया है। आज भी लोग जो है बेसिकली बहुत कंप्यूटर की ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं जो कि आज के टाइम पे शायद रिलेवेंट रही नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है इकोनॉमिक साइकिल, भाई आज जो है बम्पर पैदावार हो रही है, आज जो है आपको बम्पर प्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है कंपनी ज्यादा हायर कर रही है, लेकिन एक ऐसा भी टाइम हो सकता है जब मंदी का टाइम हो, कंपनी जो है फायर करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा इनफॉर्मल जो सेक्टर डायनामिक्स है ये भारत में देखने को मिलता है। इनफॉर्मल जॉब्स ज्यादा है, बीड़ी बनाने की जॉब है, ठीक है जी, या फिर आप काम देख लीजिए कि कपड़ा सिलने के लिए एक इनफॉर्मल से जॉब आपको मिल गई है, या फिर शायद आप किसी के यहाँ एक रिसेप्शन की जॉब कर रहे हैं, कुछ इस तरह की नौकरियां जहां पर आपको ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली हुई है, कोई जॉब सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, और देखा जाए तो सरकार के द्वारा लेबर को लेकर जो कानून बनाए गए हैं कहीं ना कहीं आपको उनका बेनिफिट्स नहीं मिलता है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, आज के टाइम पर जिस तरीके से तकनीक बदलती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के आने की वजह से जिस तरह जॉब मार्केट चेंज हुआ है, इसकी वजह से भी आपको एक बड़ा इम्पैक्ट आज के यूथ की जॉब पे देखने के लिए मिलता है। एंड देन ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, अगर विश्व में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है युद्ध की वजह से, किसी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है अगर मान लीजिए डिसरप्ट हुआ है, तो उसका सीधा सीधा मार्केट आपकी जॉब मार्केट पे जो है उसका असर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। देखो कई बार लग सकता है कि भाई मुझे तो नौकरी मिली हुई है, मैं क्यों चिंता करूं। नहीं, अगर आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है तो उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आज नहीं तो कल उसका असर आप पर भी दिखाई देगा। इकोनॉमिक डाउनटर्न सबसे पहला, देखिए अगर ज्यादातर लोगों के पास जॉब नहीं है मतलब उनके पास जेब में पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है तो मार्केट में जाकर एक कंज्यूमर की तरह जो है सामान नहीं खरीद सकते, प्रोडक्ट सर्विस नहीं खरीद सकते। अगर कंपनीज के पास ये मोटिवेशन ही नहीं रहेगा कि उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो कंपनी ज्यादा हायरिंग भी नहीं करेंगी। एक टाइम पर जो लोग आज जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब पर भी समस्या आएगी। दूसरा है पॉवर्टी, और यहाँ पर बेसिकली डिप्राइवेशन। जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है उतनी ज्यादा गरीबी हो जाती है आपकी सोसाइटी में, और उस सोसाइटी में जितनी ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी आसपास भी उसका असर देखने को मिलता है। सोशल स्ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल लोग जो है आपराधिक प्रवृत्तियों में जाने लगते हैं। अगर जॉब नहीं है और किसी भी तरीके से खर्चा चलाना है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज सोसाइटी के अंदर आपको बढ़ी हुई दिख जाएंगी। जिन लोगों के पास जॉब होती है और जिनके पास नहीं है उनके बीच में एक तनाव देखने को मिलने लगता है, इनकम को लेकर गैप बढ़ जाता है, तो सोशली लोग और ज्यादा एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, राइट। इसके अलावा स्किल इरोजन देखने को मिलेगा। लंबे टाइम तक जब आप काम नहीं करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो यहाँ पर क्या है, ठंडे अवस्थे में चला जाता है। कहते हैं ना कि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, कुछ इसी तरह की चीजें। जनरेशनल इफेक्ट्स आते हैं, अगर आज किसी मदर फादर के पास जॉब नहीं है तो वो ना अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन दे पाएंगे, ना बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे, तो कल को जो जनरेशन आएगी क्योंकि उसके पास फिर से ना अच्छी हेल्थ है ना अच्छी एजुकेशन है, तो वो भी एक अच्छी जॉब नहीं कर पाएगी, और इस तरीके से जनरेशनल इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितनी ज्यादा गरीबी है सरकार उतना ज्यादा खर्चा करती है क्योंकि आपको बेसिक नेसेसिटीज उतनी ज्यादा प्रोवाइड करानी है, तो फिर आप कहेंगे कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो उन लोगों पे खर्च हो रहा है जो जॉब करते ही नहीं है, जो टैक्स देते ही नहीं है। और लास्ट में माइग्रेशन, यदि कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है तो लोग वहां से माइग्रेट करने लगते हैं शहरों की ओर, और फिर आपको स्लम बस्तियां, अनहाइजेनिक कंडीशंस और तनाव ये दिखाई देता है। तो अगर जॉब कुछ के पास नहीं है और कुछ के पास है तब भी सबको चिंता करने की जरूरत है। जब बात हो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है जिक्र ना हो तो बात रह जाती है अधूरी। तो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर देगी किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमंस की जगह लेने के लिए तैयार बैठी हुई है।
तो क्या एआई अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक नया कॉज हो सकता है? जनरल बात नहीं करेंगे, डेटा देखेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की एक रिसेंट स्टडी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि यस, ग्लोबली लगभग 40% जॉब इंपैक्ट हो सकते हैं एआई की वजह से। इसमें बताया गया था जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर कम से कम आप देखेंगे 60% जॉब इंपैक्ट होंगे। वहीं जो इमर्जिंग मार्केट है, जो आपकी लो इनकम कंट्रीज हैं, इमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत है, यहाँ पर एआई की वजह से 40% से लेकर 26% तक जॉब्स जो है इंपैक्ट हो सकती हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा ये एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे ये बताया गया है कि 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से कितने जॉब खत्म हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जॉब खत्म होंगे चीन में, उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा यानी कि भारत का। माना जाता है कि भारत में 2030 तक ऑटोमेशन की वजह से करीब 120 मिलियन जॉब खत्म हो जाएंगे। तो अगेन वो जो मैंने पॉइंट बोला था ना, स्किल सेट को मार्केट के अकॉर्डिंग बना लीजिए, उस पर आज ही से काम कर लीजिए। एआई के साथ कॉम्पीट नहीं करना है, एआई को सीख कर अपने लिए एक जॉब की जगह पैदा करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक, और मेरे हिसाब से इसका एक 360 डिग्री एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। क्या मुद्दा चल रहा है, रिपोर्ट क्या कहती है, भारत सरकार का क्या कहना है, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जितनी भी बेसिक जानकारी और जितने भी पॉइंट्स और जितने भी पर्सपेक्टिव होने चाहिए थे वो यहाँ पर आपको समझ में आ चुके होंगे। मैं टाइम टू टाइम इसी तरह के 360 डिग्री एनालिसिस वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मुझे प्लीज फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्राची मैम टेक्स्ट बुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टेक्स्ट बुक के निर्णय बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो आपका कोड पीसी लाइव आप यूज कर सकते हैं। आपको एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड आपका एडमिशन बहुत ही प्यार से हो जाएगा। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।